हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस ए नेट पाठशाला। और आज जो है हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एम एस एक्सेल फॉर नेट। अब ये टॉपिक आईसीटी के अंडर आता है और एम एस एक्सेल से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एम एस एक्सेल होता क्या है, ये सब थोड़ा बहुत। और फिर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि एम एस एक्सेल पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले से रिलेटेड आते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि एम एस एक्सेल में रेफरेंस कैसे करते हैं कुछ कॉलम्स को, और फॉर्मूले जो होते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं, रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस टाइप के चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देन इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर हम और कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को हम सिंपल ही रखेंगे और बेसिक फार्मूलेज को हम देखेंगे। तो साइड बाय साइड मैंने एक्सेल भी खोला हुआ है, तो मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता रहूँगा कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस कैसे करते हैं एक सेल को एम एस एक्सेल में। तो एम एस एक्सेल ही खोल लेते हैं उसके लिए। तो जैसे ये एक मैंने बना हुआ है, इसमें बाकी चीज़ें अभी इग्नोर करते हैं। और ये एम एस एक्सेल है और ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है। और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है डेटा एंट्री के लिए। मतलब ये एक डेटाबेस की तरह काम करता है जिसमें हम अलग अलग तरह का डेटा रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस में भी। अब ये टेबल बेसिस पे होता है। टेबल में क्या होता है, हमारा कॉलम होती है और रो होता है। तो उसी तरह इसमें जो सेल्स होती हैं, मतलब ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको हम सेल्स कहते हैं। और सेल्स के अंदर हम कुछ भी डेटा रख सकते हैं। तो इन सेल को जब रेफरेंस किया जाता है उन्हें कॉलम और रोज से रेफरेंस किया जाता है। जैसे कि मैं अगर किसी और को बताऊं कि इस सेल को तुम्हें देखना है जाके, तो कैसे तुम इस सेल को डिफाइन करोगे? तुम बताओगे कि ये डी कॉलम है और सेकंड रो है। तो उसी तरीके से ही उसे D2 लिखा जाता है। तो इस सेल को अगर मैं बोलूँ तो ये D2 है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो D2 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ। और इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं कोई और सेलेक्ट करूँ तो ये आएगा E3। यहाँ जाके देखेंगे तो ये E3 ही है। तो ऐसे ही रेफरेंस किया जाता है। रेफरेंस कैसे यूजफुल है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इस पर वापस आ जाते हैं। वही जैसे अगर D5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे D मतलब ये कॉलम है और 5 मतलब रो है। और इसे एज अ होल क्या कहेंगे, हम सेल कहेंगे। अब जैसे कि सेल होता है वैसे ही रेंज भी डिफाइन होती है। अब रेंज क्या होती है कि इस सेल से लेके उस सेल तक, तो मतलब उसमें दो सेल की रेफरेंस होंगे। तो दो सेल के रेफरेंस ऐसे होते हैं और ये कॉलम सेपरेटेड होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि D5 से लेके D10 तक, तो ये इसको बोलते हैं रेंज। अब ये कहाँ यूज आती है? जैसे सम निकालना है हमें तो हम बोलेंगे D5 से लेके D10 तक का सम निकालना है। तो इस तरीके से ये रेंज यूज होती है। अब डॉलर आ जाते हैं। डॉलर साइन क्या होता है? ये फिक्स करता है रो या कॉलम को। किसी भी रो को या कॉलम को फिक्स करता है। अब कैसे फिक्स करता है वो आगे एग्जांपल में देखेंगे हम। पर अभी के लिए समझ लेते हैं कि अगर डॉलर लिखा हुआ है तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जैसे अगर $D5 लिखा हुआ है तो मतलब D वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 वाली वैल्यू चेंज हो सकती है। अब चेंज कब होगी? इफ वी कॉपी दिस इन अनदर सेल, कॉलम विल नॉट चेंज, रो कैन चेंज। तो अब ये डायरेक्टली तो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर $D5 मतलब D5 का अगर किसी भी कॉलम फॉर्मूले में यूज हुआ है तो उस केस में जब उस फॉर्मूले को हम किसी और सेल में कॉपी करेंगे तो वहां पर हमारा जो रो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉलम चेंज होगा। इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं हम। जैसे कि अगर तुम देखो तो इस कॉलम में देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। अभी हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर डाला हुआ है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि सम करना है हमें B2 और B3 का। तो वही $B$2 लिखा हुआ है तो मतलब B2 ही है इसका मतलब ये है कि हमारा कॉलम भी फिक्स रहेगा और रो भी फिक्स रहेगी। और $B$3 लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब B3 है इसका मतलब। और यहाँ पर भी कॉलम एंड रो दोनों फिक्स्ड है। तो देखो, तो ये 150 आ रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से ये वाला डॉलर और ये वाला भी डॉलर हटा देता हूँ। इसका मतलब हमारी दोनों ही रोज जो है वो चेंज हो सकती हैं मतलब कि अब मैं इस फॉर्मूले को अगर उठा के कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर 183 आया, 153, 150 तो नहीं आया।
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर $B2 लिखा हुआ है और यहाँ पर $B3 लिखा हुआ है, पर जब हमने इसे कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर किया तो ये $B5 बन गया और $B6 बन गया। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने 4th रो से 7th रो में इसको कॉपी किया है। इसका मतलब कितने का इंक्रीज है? 7 माइनस 4 3 का इंक्रीज है। तो इसी तरह जहां पर भी डॉलर नहीं लगा होगा वहां पर 3 का इंक्रीज आएगा रो में। तो यहाँ पे 2 भी इंक्रीज हो गया, 2 में 3 का इंक्रीज आया तो 5 बन गया। उसी तरह 3 में भी 3 का इंक्रीज आया तो 6 बन गया। तो ऐसे ये वैल्यू चेंज हो गई। पर अगर मैं यहाँ पर भी डॉलर लगा देता हूँ तो अब बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर 150 ही आना चाहिए। तो मैंने पेस्ट किया, 150 आया। क्यों? क्योंकि ना कॉलम चेंज हुआ ना रो चेंज हुई, दोनों के आगे डॉलर लगा हुआ था। तो ये डॉलर का यूज है कि अगर हमें कॉलम या रो कुछ भी फिक्स करना होता है तो हम डॉलर का यूज करते हैं। अब प्रीवियस ईयर में भी इस पे क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन था, मतलब आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था $1 प्लस $3 प्लस 5, ये दिया हुआ था और ये बोला हुआ था कि इस फॉर्मूले को कॉपी किया है D9 से F12 तक। तो अब फाइनली हमें बताना है कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, पहले सबसे पहले हम D9 यहाँ पे लिखते हैं, F12 यहाँ पे लिखते हैं। तो देखते हैं कि रो का कितने का इंक्रीज है। तो 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 रो में इंक्रीज हुआ। और कॉलम में कितना इंक्रीज हुआ? 2 का हुआ, क्योंकि D, E एंड F। तो 2 बार हमने काउंट किया तो इसका मतलब 2 बार इंक्रीज हुआ है। तो वही है। अब फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो रो के आगे डॉलर लगा हुआ है, तो मतलब रो तो इंक्रीज होगा ही नहीं। तो इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रो इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ कॉलम इंक्रीज होगा। तो अगर सिर्फ कॉलम इंक्रीज होगा तो फिर इजी हो जाता है, तो हम सिर्फ कॉलम को इंक्रीज करेंगे। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर आए तो बी इंक्रीज होगा, और किससे इंक्रीज होगा? 2 से इंक्रीज होगा। तो BCD बन जाएगा। तो ये D बन गया यहाँ पे। तो $1 सेम रहेगा, प्लस C भी 2 से इंक्रीज होगा क्योंकि कॉलम 2 से इंक्रीज करना है हमें। तो फिर C का बन जाएगा DE बन जाएगा। तो ये हो जाएगा E। उसके बाद $3 आएगा और 5 विल रिमेन द सेम। 5 चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो इंक्रीज नहीं होती। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था। आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है, बस डॉलर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आप लोगों को पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेज की बात करते हैं जो एक्सेल में यूज होते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज होते क्या हैं, पहले ये समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, एक एक कीवर्ड होता है फॉर्मूला, और उसमें हम उसके साथ हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। अब इनपुट मल्टीपल हो सकता है, पर जो फॉर्मूले से जो आउटपुट आता है वो सिर्फ सिंगल आता है। सो सिंगल आउटपुट एंड मल्टीपल इनपुट्स इसमें रहते हैं। अब ये फॉर्मूले अलग, बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मूले होते हैं, बट बेसिक फॉर्मूले मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे जिन पे क्वेश्चन आता है। अब हम सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सारा MS एक्सेल बहुत वाइड है, पर लेकिन हम कुछ जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है नेट में वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो एवरेज, काउंट, मैक्स, मीडियन, मिन एंड सम, ये हैं बेसिक फॉर्मूले। और सब में ही हम रेंज पास करते हैं, सब में हम रेंज पास करते हैं, प्लस हम नंबर्स भी पास कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम ये ना डिफाइन करें कि A2 से लेके A10 तक का एवरेज निकालो, हम ये भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 का एवरेज निकालो। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 का एवरेज निकालो प्लस A2 से लेके A10 तक का, तो मतलब इनका कंबाइंड एवरेज निकालो सबका। तो ये एवरेज की जगह काउंट भी यूज हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है, मीडियन भी यूज हो सकता है, मिन एंड सम यूज हो सकता है। इनका एक एक बारी ओवरव्यू बता देता हूं मैं। हाँ, तो एवरेज तो हमको सबको पता है कि जो भी रेंज होगी या फिर जो भी नंबर्स होगा उन सब का सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी सम करने के लिए दिए नंबर्स, डिवाइड बाय दैट नंबर होगा। काउंट क्या होगा? जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे A2 से A10 तक दिए हैं तो 8 आ जाएगा काउंट। मैक्सिमम क्या होगा? जो भी रेंज दी हुई है उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न हो जाएगा। मीडियन क्या होगा? जो भी रेंज दी हुई है उसका मीडियन रिटर्न हो जाएगा।
मिनिमम क्या होगा, जो भी रेंज दी हुई है उसमें से जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और सम क्या होगा, जो भी रेंज दी हुई है उसका सम हो जाएगा। तो अब एक बार एमएस एक्सेल पे देख भी लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको तो यहाँ से चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ से लेके मतलब B2 से लेके B7 तक का एवरेज करना है और उसका जो आउटपुट देना है वो इस कॉलम में देना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी फॉर्मूला हम लिखते हैं तो सबसे पहले इक्वल्स टू लगाते हैं। तो एवरेज, एवरेज मिल गया यहाँ पर, उसमें हम लिखेंगे B2 कॉलन B7। तो ये इसने हाईलाइट भी कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक का ये एवरेज करेगा, तो इसने एवरेज निकाल के दे दिया, तो सिंपल है। तो ये एवरेज है, इन सब का सम करेगा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 कर देगा और यही आंसर आएगा। उसी तरह काउंट दिखा देता हूँ मैं, सारे नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ दिखा देता हूँ। काउंट पे भी आ सकता है क्वेश्चन। काउंट क्या है कि टोटल नंबर 6 है तो 6 आ गया काउंट में। उसी तरह मैक्सिमम यहाँ पे, अब बताओ जब मैक्सिमम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए। मैक्सिमम इस लिस्ट में क्या है, 100 है मैक्सिमम, तो मैक्स से हमारा आना चाहिए 100 आना चाहिए। एंटर करता हूँ, 100 आ गया। तो ये है मतलब बेसिक फार्मूले ये होते हैं और इनको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोबारा से हमारे टर्मिनोलॉजीज पे, और फार्मूला आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक फार्मूले समझ में आ गए होंगे। दूसरे बेसिक फार्मूले ये भी बेसिक फार्मूले के अंडर ही आते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो टाइम फार्मूला चाहिए। तो इसमें टुडे जब हम करते हैं तो ये डेट रिटर्न करता है, नाउ जब हम करते हैं तो ये डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, और इसमें कुछ भी पास नहीं होता। करंट टू डेट, करंट डेट रिटर्न करेगा और करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा। ईयर क्या रिटर्न करता है, ईयर में जब हम डेट पास करते हैं तो जो भी हमने डेट पास किया है उसका ईयर रिटर्न करता है वो। मंथ में मंथ रिटर्न करता है जो भी हमने डेट पास किया है, और डे में डे रिटर्न करता है। एक बार इसको एक्सेल पे भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो शीट 2 में मैंने लिखा हुआ है, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये टुडे दिया हुआ है, आज की डेट दिखा रहा है, आज का टाइम दिखा रहा है। उसके बाद ईयर में मैंने A1 को पास किया है, मतलब इस वाली डेट को मैंने पास किया है ईयर के अंदर, तो ये 2026 रिटर्न करेगा यहाँ से। फिर मंथ कौन सा है, पहला मंथ है, तो फिर फर्स्ट वन रिटर्न किया इसने, और डे मैंने किया, डे A1 किया, तो फिर ये डे, इसने डे रिटर्न किया, तो ये डे वाला हो गया लास्ट वाला। ये इजी था। अब हम आ जाते हैं लॉजिकल फार्मूलाज पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, ये थोड़ा आईटी से रिलेटेड है ये चीज़। तो इसमें लॉजिकल फार्मूलाज में सबसे पहला आता है हमारा इफ में हम तीन चीज़ें पास करते हैं। एक लॉजिकल टेस्ट पास करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पास करते हैं, और इस पे एक क्वेश्चन आया भी है, तो वो मैं नेक्स्ट लूँगा उस क्वेश्चन को, वही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर हम बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इफ अगर लिखा हुआ है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट करेंगे। लॉजिकल टेस्ट मतलब एक कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम यहाँ पर जाएंगे, मतलब यहाँ पर जो भी होगा उसको रिटर्न करेंगे या इवेल्युएट करेंगे। और अगर लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होगा, फेल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसको रिटर्न करेंगे, इधर रिटर्न करेंगे या फिर जो है उसमें से इवेल्युएट करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे। तो ये होता है इफ। उसके बाद हमारा आता है और में होते हैं मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट, और ये रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है ये। अब ये रिटर्न ट्रू कब करता है, जब वन ऑफ द लॉजिकल टेस्ट पासेस, मतलब एक भी लॉजिकल टेस्ट, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट होंगे यहाँ पर, जो अगर एक भी पास हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। और ही है मतलब, और एंड यहाँ पर अगर होता है तो सारे जब लॉजिकल टेस्ट पास होते हैं, मतलब सबका जो रिटर्न होता है वो ट्रू होता है, तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। और केस में भी अदरवाइज फॉल्स है, मतलब कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ऐसे हम इसका आउटपुट फाइंड करते हैं। और एंड सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। इफ जो है वो कुछ और भी रिटर्न कर सकता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा क्या। तो एम एस एक्सेल पे चलते हैं, दोबारा शीट 3 पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 90, 77, 55 और 81। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने
कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। ये इफ कंडीशन बनाई हुई है मैंने, यहाँ पर इफ फंक्शन यूज किया है। तो सबसे पहले इफ में मैंने लॉजिकल जो हमें टेस्ट करना है वो पास किया। अब लॉजिकल टेस्ट ऐसे हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरीके से हो सकता है लॉजिकल टेस्ट। अभी हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि A1 इज ग्रेटर देन C1। तो A1 देख लेते हैं, यहाँ पर A1 90 है और C1 क्या है 55 है। तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। 90 इज ग्रेटर देन 55, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगर ट्रू हो गई तो ये हम कहाँ पर जाएंगे? इस वाले पे जाएंगे। तो इस वाले पे जाएंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा A इज ग्रेटर। अब हम क्या करते हैं, एक बार स्टेटमेंट को चेंज करके देख लेते हैं। A1 की जगह, या फिर एक मिनट, यहाँ पर C1 की जगह हम लिखते हैं D1 और A1 की जगह लिखते हैं B1। अब इसमें बोल रहा है कि B1 इज ग्रेटर देन D1, B1 ग्रेटर देन D1, जो कि गलत है। तो ये तो रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। तो क्या रिटर्न होगा? C इज ग्रेटर रिटर्न होगा। ऑल्दो ये मतलब स्टेटमेंट हमारी अलग गलत है जो हमने लिखी है, इसे भी चेंज करना चाहिए हमें, पर लेकिन क्या रिटर्न होगा वो तो लॉजिकली देखेगा, जो भी रिटर्न होगा उसी तरीके से हम हमारा आंसर आएगा। तो C इज ग्रेटर रिटर्न होगा। ये सिर्फ एक टेक्स्ट है जो कि रिटर्न हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे एंटर कर देते हैं, यहाँ पे C इज ग्रेटर आ गया, जो हमने सोचा था वही आया। अब सेकंड देख लेते हैं, और स्टेटमेंट। अब और स्टेटमेंट में ट्रू होने की कंडीशन क्या थी कि कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं A1 इज स्मॉलर देन 100, सही है बिल्कुल, A1 स्मॉलर देन 100 है। B1 इज स्मॉलर देन 50, नहीं ये तो नहीं है। पर लेकिन A1, ये वाली पहली लॉजिकल टेस्ट तो ट्रू हो गया ना, तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, तो आंसर आएगा ट्रू। अब सेकंड वाले, इस वाले एग्जांपल में मैंने देखो A1 इज स्मॉलर देन 50, इस वाली कंडीशन को भी गलत कर दिया। तो A1 स्मॉलर देन 50 है, नहीं है, ये तो ग्रेटर देन 50 है। उसी तरह B1 स्मॉलर देन 50 है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी ग्रेटर देन 50 है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा और से, तो यहाँ पर आएगा आंसर फॉल्स। अब एक बार एंड देख लेते हैं। अब एंड में क्या है कि सारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए ट्रू रिटर्न करने के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले A1 इज स्मॉलर देन 100, A1 स्मॉलर देन 100 है, हाँ ये तो सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। B1 इज स्मॉलर देन 50, नहीं B1 स्मॉलर देन 50 नहीं है, ग्रेटर देन 50 है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इसलिए फॉल्स आएगा आंसर। इसको देख लेते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, जो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी फॉल्स हो रही थी उसको मैंने ट्रू कर दिया। तो B1 इज स्मॉलर देन 80, हाँ बिल्कुल 80 से कम है 77, तो इसीलिए इसका आंसर जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं एक बार। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि नेट में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था, एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया इन्होंने, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिर्फ हम इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये हो गई, ये हो गया ट्रू वाला हमारा, और ये हो गया हमारा फॉल्स वाला। तो फॉल्स वाले में दोबारा से इफ कंडीशन डाली हुई है, तो सेकंड कंडीशन हमारी ये हो गई। फिर उसके बाद फॉल्स वाले में फिर से एक और कंडीशन डाली है, तो थर्ड कंडीशन हमारी ये हो गई। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो फंक्शन है इसको 4 रिटर्न कराना है, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए एंड बी की वैल्यू के साथ। तो हम इनको एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब ए 11 है एंड बी जो है हमारा 10 है, तो 11 इज ग्रेटर देन बी, A1 और B1 की दी हुई है, सॉरी यहाँ पर। तो A1 इज ग्रेटर देन B1, हाँ बिल्कुल सही हो गई स्टेटमेंट, तो 1 रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। तो ये तो 4 के इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। अब 9 और 10 को इवेल्युएट करते हैं। 9 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स वाले पे जाएगा। अब फॉल्स वाले में इफ कंडीशन पड़ी हुई है, A1 इज ग्रेटर देन 10, A1 इज इक्वल्स टू 10, A1 हमारा 9 है, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। तो ये फिर से यहाँ पर ये फिर से फॉल्स वाले पे जाएगा। A1 इज स्मॉलर देन B1, A1 इज स्मॉलर देन B1, 9 इज स्मॉलर देन 10, करेक्ट। ये हो गई, करेक्ट हो गई स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे ट्रू में जाएगा। अगर ये ट्रू में जाएगा तो ये यहाँ से 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या करवाना है, रिटर्न 4 करवाना है। तो हम इस वाली स्टेटमेंट को अब चेक करते हैं। तो 11 एंड 11, तो A1 इज ग्रेटर देन B1, नहीं फॉल्स है, क्योंकि ये तो इक्वल है।
तो फॉल्स आ गया यहाँ पर। A1 इज इक्वल्स टू 10, नहीं ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर आ गया। A1 इज स्मॉलर देन B1, नहीं इक्वल है, स्मॉलर नहीं है, तो ये भी फॉल्स आ गया। तो यहाँ पर ये चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा रिटर्न क्या होगा, 4 रिटर्न होगा, और यही सही आंसर है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, 4 रिटर्न कर गया यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नेट में। यहाँ पर मल्टीपल इफ कंडीशन इवेल्युएट करने के लिए भी दे रखी है, और कुछ नहीं करना, हमें इवेल्युएट करना है और फिर मूव करते रहना है आगे आगे। इवेल्युएशन आसान ही होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यही सिंपल आएगा। तो इस क्लास में हम यहीं तक की कवर करना था, तो ये हमने कवर कर लिया है। मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर कर लिए हैं हमने, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, 2 तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं, और बेसिक कुछ कुछ फार्मूलाज भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी वीडियो होगी उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले फार्मूलाज देखेंगे, और जो नेट में उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आया उसको भी देखेंगे हम। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग, and do subscribe and like this video. Subscribe the channel and like this video. Thank you all for watching.